वाशिंगटन फ्रीडम और लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स के बीच होने वाला एमएलसी टी20 का ये मैच नंबर 8 जो कि खेला जाएगा एक बार फिर से उसी ओकलैंड कोलिजियम स्टेडियम के अंदर, जहां पर ड्रॉप इन पिचेस लगी हैं और पिच का जो नेचर है, जो कि अभी तक के जो खेले गए 7 मुकाबले हैं उसके मुकाबले बिल्कुल बदल चुका है। तो अब वहां पर पिच कैसा रिएक्ट कर रही है और उसको देखते हुए कौन सी टीम आज के इस मैच में भारी पड़ सकती है और टॉस कितना महत्वपूर्ण होगा उसको तो पिच रिपोर्ट में समझेंगे ही। बाकी यहाँ पर दोनों टीमों की तरफ से कौन से डिफरेंशियल प्लेयर्स होंगे, कौन से कप्तान है उस कप्तान के बेस्ट ऑप्शन होंगे और कौन से ऐसे टॉप के प्लेयर्स हैं जिनको हमको ड्रॉप करना है आज के इस मैच में स्पेसिफिकली। जब आप पिच रिपोर्ट देखेंगे तो चीज आपको वहां पर समझ में आ जाएगी और कुछ ऐसे स्टैट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं जो काफी हद तक फाइनलाइज कर देंगे कि आपकी ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनेगी और इवन स्मॉल लीग की टीम कैसे बन पाएगी। तो उसके लिए जानने को पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये मैच नंबर 8 जो कि ओकलैंड कोलिजियम के उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पर अभी तक के टोटल 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं। मैच है 18 जून को सुबह 6:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से वो मैच होगा करीब करीब 12.5 घंटा पहले वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे से 17 जून को मैच होगा, यानी कि एक रात वाला टी20 मैच। और अभी तक यहां पर जो कुल टोटल 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं उन सभी मैचेस के स्कोर कार्ड तो आपके सामने है। जहां पर मैच शुरू हुआ था 12 जून से, जहां पर 269 का स्कोर डिफेंड हुआ था बहुत ही बड़े अंतर से वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ। 146 के स्कोर पर टीम ऑल आउट हो गई थी। फिर यहां पर 185 का स्कोर डिफेंड हुआ केवल 3 रन के अंतर से। फिर यहां पर देखेंगे तो 219 का स्कोर डिफेंड हुआ अच्छे खासे अंतर से। और यहां पर देखेंगे तो 145 का स्कोर चेज हो गया, 5 विकेट के अंतर से मैच को जीता गया। फिर यहां पर 181 का स्कोर डिफेंड हुआ, यहां पर 182 का स्कोर अगर आप देखें तो चेज करने में टीम कामयाब रही, वो भी सैन फ्रांसिस्को की वो टीम जो कि निश्चित रूप से 42 के स्कोर पर 4 विकेट सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान पावर प्ले में गंवा भी चुकी थी। उसके बावजूद काफी समझदारी से बैटिंग इन्होंने करी और उसके बाद जो लास्ट वाला मैच रहा उसने तो पूरी तरह से समझा दिया कि ये पिच कैसा रिएक्ट कर रही है। चूंकि ना सिर्फ ये लास्ट वाला मैच बल्कि हम इसके पहले के कुछ और मैचेस को अगर आप लें तो शुरुआत तो हुई थी यहां से, जहां पर अगर आप देखें तो पहले 4 मुकाबलों में कहीं पर भी पावर प्ले के अंदर कोई बहुत ज्यादा मेजर तेज गेंदबाजों को इतनी ज्यादा हेल्प मिलती दिखाई नहीं पड़ी थी। केवल इस मैच को छोड़ करके जहां पर न्यूयॉर्क की टीम की पहले पावर प्ले के 6 ओवर में 32 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी। बाकी विकेटें गिर जरूर रही थी पावर प्ले के अंदर, लेकिन वो बैटर्स की दिक्कत की वजह से। लेकिन जैसे ही इस मैच के ऊपर में यहाँ पर 15 जून वाले मैच के ऊपर आए, यहां पर देखेंगे तो सेकंड इनिंग के पावर प्ले में 42 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरी, जबकि पहली इनिंग के पावर प्ले में ज्यादा कोई दिक्कत थी नहीं बैटर्स को। फिर यहां पर अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग के पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 42 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गई। यहां पर भी पहले 6 ओवर का जो पावर प्ले पहली इनिंग का था कोई बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर थी नहीं बल्लेबाजों को, ना तो गेंदबाजों को कोई खास हेल्प थी। और ना सिर्फ इन दोनों मैचेस में बल्कि ये जो लास्ट वाला मैच हुआ यहां पर तो मामला बिल्कुल काफी हद तक उसी अपने एक्सट्रीम पर आ गया जिसकी उम्मीद थी। जहां पर पहली इनिंग के पावर प्ले में भी 30 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरी, सेकंड इनिंग के पावर प्ले में तो 23 के स्कोर पर 5 विकेटें गिर गई और जो सामने वाली टीम थी वो 60 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और इसका एक सेम ही रीजन रहा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वीडियो के कुछ देर पहले अभी इसी वीडियो के अंदर कि यहां पर ड्रॉप इन पिचेस लेकर के आया गया है। जो टी20 वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क के अंदर जो पिचेस यूज हुई थी, जो कि बाउंस और अगर आप देखें तो पेस वहां पर काफी अनइवन था, स्कोर्स बनाना वहां पर बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये पिच जो यहां पर आकर के उसी पिच को उठा करके यहां पर ला करके ड्रॉप इन कर दिया था उन्होंने, तो वहां पर तो बैटिंग के लिए पिच शुरुआत में बहुत ही शानदार दिखाई पड़ी। लेकिन अब चूंकि यूज टू होती चली जा रही है पिच और 2 ही पिचेस हैं बेसिकली, 7 मुकाबले हिट हो चुके हैं, एक पे 4 एक पे 3 मुकाबला। तो जैसे जैसे मैचेस यहां पर होते चले जा रहे हैं पिच में वेर एंड टेयर आ रहा है और वही नेचर यहां पर निकल करके आ रहा है जैसा कि हमने देखा था टी20 वर्ल्ड कप में जिसको इंडिया ने जीता था न्यूयॉर्क के अंदर जो पिच थी। और अब ये जो पिच पूरी तरह से कंप्लीटली बदल चुकी है, वो हो चुकी है कि यूजुअली ओकलैंड की ये पिच जो शुरुआत में हमको देखने को मिल रही थी अब यहां पर वैसा रहा है नहीं, बल्कि अब यहां पर अच्छी खासी हेल्प यहां पर मिल रही, ना सिर्फ तेज गेंदबाजों को बल्कि स्पिनर्स को भी ग्रिप मिल रही है और गेंद टर्न कर रही है। तो अब यहां पर जो शुरुआत में देखा था हमने कि बड़े बड़े स्कोर बन रहे थे, अब वो शायद होता आपको दिखाई पड़े ना। हालांकि ये भी हमको देखना पड़ेगा कि किस पिच पर मैच हो रहा है दोनों में से, जिस पर 4 मुकाबले हो चुके हैं या जिस पर 3 मुकाबले हो चुके हैं, ये जानना काफी जरूरी होगा। और बाकी आप देख ही पा रहे होंगे कि पहले बैटिंग करने वाली टीमों का ही टोटल डोमिनेशन है, जो कि शुरू में धूप पड़ी होती है पिच पर दिन भर और रोल अच्छी खासी तरीके से हुई होती है। तो शुरुआत में यानी कि पहली इनिंग की बैटिंग में वो भी पावर प्ले के दौरान ही यहां पर बैटिंग करना सबसे आसान है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बैटिंग करना मुश्किल होता चला जाएगा और 7 में से 5 मुकाबले इसी वजह से पहले बैटिंग करने वाली टीम मैचेस जीती हैं। स्पिन को 30 तो पेस को 69 विकेटें मिली हैं, 31 पहली इनिंग में, 38 सेकंड इनिंग में और स्पिन को 30 में से 12 पहली इनिंग में, 18 सेकंड इनिंग में। तो उम्मीद करूंगा इस पिच रिपोर्ट को काफी अच्छे से आपने समझा और ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आसानी से आपने देख लिया होगा और ये तो समझ गए होंगे कि अब टॉस का महत्व तो काफी बढ़ चुका है इस मैदान के ऊपर इस टूर्नामेंट के अंदर। तो ये मैच जब खेला जाएगा शुरुआत होगा तो टॉस के बाद के जितनी भी सारे अपडेट्स होंगे पिच रिपोर्ट को लेकर के और कौन सी टीम पहले बैटिंग या बॉलिंग करे उसकी बेसिस पर जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी वो सारे अपडेट्स
अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर, दोनों जगहों पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जाकर के उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स वहां पर टाइमली मिलते रहें और टीम भी आपको फाइनल हर एक मैच की मिलती रहे और शानदार विनिंग आप वहां पर करते रहें। जहां पर आपको टीएनपीएल, T20 ब्लास्ट, नेपाल वाला जो एक T20 सीरीज चल रही थी उसकी मैं टीम दे रहा था, बाकी एमएलसी को दे ही रहा हूं। आगे भी कुछ इंटरनेशनल मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं फिलहाल, तो उसकी बात आपको मैंने बता दी कि टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन करके रखना है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से। फिलहाल तो आप यहां पर देखेंगे वाशिंगटन फ्रीडम की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर मिच ओवेन ओपन कर रहे हैं रचिन रविंद्र के साथ, बाकी एंड्रीज गॉस हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, जैक एडवर्ड्स हैं, मुख्तार अहमद, ओबस पीनियर, इयान हॉलैंड, सौरभ नेत्रवालकर और यहां पर अभिषेक परातकर। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे ना कि जो मेन नीचे के ऑप्शन आपको दिखाई पड़े सारे के सारे यूएस के प्लेयर्स हैं, लोकल, लेकिन ऊपर के सारे प्लेयर आपको दिखाई पड़ेंगे इंटरनेशनल तगड़े प्लेयर्स। जहां पर बॉलिंग करते हो आपको यहाँ पर ना सिर्फ ग्लेन फिलिप्स ने पिछले वाले मैच में केवल 1 ओवर किया था, बल्कि जैक एडवर्ड्स ने भी पूरे 4 ओवर किए, नेत्रवलकर भी आपको पूरे 4-4 ओवर पिछले दोनों मैच में करते दिखाई पड़े। और पिछले 2 मैच की जब बात हो ही रही है तो ये भी बता दूं कि वाशिंगटन फ्रीडम की टीम पहला मैच, जो इस टूर्नामेंट का भी पहला मैच था जहां पर इनको 269 का स्कोर चेज करना था, वहां पर तो बुरी तरह से हारी, लेकिन पिछला वाला मैच 5 विकेट से जीत करके यहां पर पहुंची है। तो उन दोनों मैचेस में जो बॉलिंग हुई है, जिसमें सौरभ नेत्रवलकर ने पूरे 4-4 ओवर किए, जैक एडवर्ड्स ने भी पूरे 4-4 ओवर किया, और एडवर्ड्स ने तो पहले मैच में भी 2 विकेट लिया, दूसरे मैच में भी 2 विकेट लिया। जहां पर एक पैटर्न आप देखेंगे कि नेत्रवलकर और एडवर्ड्स दोनों 2-2 ओवर तो पावर प्ले के करते ही करते हैं। हालांकि एडवर्ड्स ने पहले वाले मैच में 1 ही ओवर किया था पावर प्ले का, उसके बाद 10वां, 15वां और 19वां ओवर किया था पावर प्ले के, और डेथ ओवर के ओवर्स में इनको विकेटें भी मिली थी। और इवन पिछले वाले मैच में भी 6ठे और 11वें ओवर में विकेट मिला था। और अभिषेक परातकर ने पिछले वाले में जब पहली बार कोई मैच खेला 3 ओवर कर दिए, 1 विकेट भी लेकर के गए, और इंटरेस्टिंगली 20वां ओवर भी करने आए। और उसके साथ साथ ग्लेन फिलिप्स ने 1 ओवर किया, मिच ओवेन ने पिछले दोनों मैच में मिलाकर के टोटल 7 ओवर कर दिए, पहले मैच में 3, दूसरे मैच में 4 ओवर, मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। और इसके बाद इयान हॉलैंड ने कमाल की बॉलिंग करी थी पिछले वाले मैच में, पूरे 4 ओवर की, जिसमें 4 विकेट भी लेकर के गए थे। बाकी रचिन रविंद्र ने केवल पहले मैच में बॉलिंग करी थी, बेन सीयर्स पिछला मैच खेले नहीं थे, पहला मैच खेले थे, काफी पिटाई इनकी हुई थी, 4 ओवर वहां पर इन्होंने किए थे। तो ना सिर्फ आपने बैटिंग ऑर्डर देखा, बल्कि कौन सा बॉलर कहां पर और कितने ओवर कर रहा है और कहां पर सफलता निकाल करके दे रहा है वो भी आपने देखा। बाकी बेंच तो इनका लंबा चौड़ा है ही, बॉलिंग काफी तगड़ी है इनकी, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि एक नियम है 6 फॉरेन प्लेयर और 5 लोकल प्लेयर्स खेलेंगे ही खेलेंगे, तो उसकी वजह से बैटर्स को ही ज्यादातर ये लोग फॉरेन प्लेयर्स ग्रुप में खिला रहे हैं, जिसमें ऑलराउंडर्स भी भरे पड़े हैं। बाकी यह है इस पूरे के पूरे स्क्वाड का करियर स्टैट्स T20 फॉर्मेट के अंदर। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें जैसे ग्लेन मैक्सवेल हो गए, रचिन रविंद्र हो गए या ग्लेन फिलिप्स हो गए, इन जैसे प्लेयर्स को तो देखने की जरूरत आपको है नहीं, सब जानते हैं इनके बारे में। लेकिन जो लोकल प्लेयर्स है ना, खास करके जैसे इयान हॉलैंड पिछले मैच में 4 विकेट लिया, ओवरऑल इस टूर्नामेंट के शुरू होने के पहले इनके 32 मैच में 19 विकेट ही थी, यानी कि बहुत ज्यादा हाई फाई बॉलर है नहीं। लेकिन ये पिच जैसी है, इनकी हाइट जो है, जो और ये स्विंग बॉलिंग पर रिलाई करते हैं, लाइन और लेंथ काफी अच्छी रखते हैं ना, तो यहाँ पर इनको मदद मिलेगी। जो बहुत अच्छा करियर नहीं देखने के बावजूद अगर आप देखेंगे ना, तो पिछले मैच में 4 विकेट आपको मैंने बताया ही कि निकाल करके इन्होंने दिया। तो ठीक उसी तरह से अभिषेक परातकर जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, इस टूर्नामेंट के शुरू होने के पहले 4 मैच में 4 विकेटें थी, पिछला मैच भी खेल गए, 1 विकेट निकाल करके ले गए। सौरभ नेत्रवालकर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। बाकी जो और बेंच के प्लेयर है, जैसे यहाँ पर यासिर मोहम्मद हो गए या ओबस पीनियर जिनके लोअर ऑर्डर बैटर हैं, मुख्तार अहमद जैसे खिलाड़ी जो हैं, और बाकी जो ऊपर के खिलाड़ी उसमें एंड्रीज गॉस एक नाम है जो कि 95 मैच खेल चुके हैं, 30 का बैटिंग एवरेज है, वो सब तो आप कुछ यहाँ पर देख सकते हो और इनिंग के बेसिस पर भी चीजों को समझ सकते हैं। और उसके बाद आकर के ये देखें कि इस सीजन के अंदर जो 2 मुकाबले खेले गए हैं उसमें और उसके पहले भी कैसा फॉर्म इनका रहा है हर एक वाशिंगटन फ्रीडम के प्लेयर का, तो वो भी डेटा आपके सामने है, जिसमें मिच ओवेन ने पिछले दोनों मैच में 25 और 39 की पारियां खेली हैं, बॉलिंग करते हुए 1-1 विकेट निकाल करके दिया है। तो निश्चित तौर पर काफी शानदार कप्तान है, बस कप्तान के भी ऑप्शन बन जाते हैं। हालांकि उसके पहले आईपीएल खेले थे और भी टूर्नामेंट्स जो खेले थे, या वहां पर कुछ खास कमाल करते दिखाई नहीं पड़े थे। बाकी रचिन रविंद्र जो आईपीएल में आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन यहाँ पर आते ही फॉर्म में आ गए, पहले मैच में बॉलिंग भी करी थी, पिटाई हुई थी, विकेट नहीं ले पाए थे, तो दोनों के दोनों काफी शानदार दिखाई पड़े हैं। वहीं पर एंड्रीज गॉस जो उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े थे, पिछले दोनों मैचेस में फ्लॉप हुए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले मैच में 38 नंबर की ताबड़तोड़ पारी खेली और इंटरेस्टिंगली नंबर 4 पर बैटिंग करी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपको बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे, टीम के कप्तान भी हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं अगर तो नंबर 4 पर ही आते हैं तो। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो आईपीएल में चोटिल होकर के बाहर होने के पहले काफी शानदार फॉर्म में थे, लेकिन यहां पर आकर के कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, बॉलिंग भी बहुत ज्यादा इनसे कराई नहीं जा रही। बाकी जैक एडवर्ड्स की बात करें तो उन्होंने पूरे 4-4 ओवर के दौरान 2-2 विकेटें भी ली हैं, 2106 की 2 पारी भी खेली है, तो इनको भी लेकर के कोई डाउट आपको दिमाग में रखना है नहीं। जो इनकी यूटिलिटी है, ये तो कप्तान है, उस कप्तान की भी काफी अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। और खास करके इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अब टॉप ऑर्डर के बैटर्स के लिए मामला उतना आसान है नहीं, तो ये जहां पर बैटिंग करने जाएंगे ना, तो वहां पर मामला थोड़ा सा ढीला रहेगा बॉलर्स का,
तो रन बनाने का भी मौका इनको मिलेगा। बाकी ओवर स्पिनर हैं, मुख्तार अहमद है जो कि कुछ खास यूटिलिटी लेकर के आते नहीं। सौरभ नेत्रवलकर परफॉर्म जरूर नहीं कर पाए पिछले दोनों मैच में। विकेट निकालने के मामले में बॉलिंग अच्छी करी है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ग्रुप में एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और इयान हॉलैंड को तो आपको मैंने बताया ही कि अभी पीछे 32 मैच में 18 विकेट थी इसके पहले करियर में, और पिछले 2 मैचेस में ही 5 विकेट लेकर के गए हैं। दोनों मैच में पहली इनिंग की बॉलिंग रही है, तो ये भी एक तगड़े डिफरेंशियल और बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर आपके लिए हो जाएंगे, जो कि स्मॉल लीग में ज्यादातर लोगों की टीम में स्टिल ये नहीं रहने वाले। और उसके साथ साथ अभिषेक परात्कर ने जो पिछले वाले मैच में बेन सीयर्स की जगह पर खेले थे, जो पहले मैच में जमकर पिटाई झेल करके आए थे, तो अभिषेक परात्कर ने 3 ओवर किए और आपने देखा भी 20वां ओवर भी करने आए थे और 1 विकेट भी लेकर के गए। तो ये 2 डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन होंगे जो कि निश्चित तौर पर कई सारे लोगों की टीम में रहने वाले हैं। और खास करके इयान हॉलैंड जो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो ये देखने के बाद जो प्लेयर्स का फॉर्म है और इवन जो इनका बेंच है, जैसे मार्क चैपमैन हो गए, यासिर मोहम्मद हो गए, लोकी फर्गूसन, जेसन बेरेंडॉर्फ और बेन सीयर्स जैसे प्लेयर, ये कैसे फॉर्म में है, जो कि निश्चित तौर पर टॉप फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। वो भी अगर कोई खेल जाता है तो अच्छा ऑप्शन तो बनेगा ही, लेकिन जो फिलहाल प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर खेलते दिखाई पड़ रही है, उसमें से कम 5 प्लेयर तो ऐसे हैं जो कि आंख मूंद करके टीम में आपके आएंगे। 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप डिफरेंशियल तौर पर ट्राई कर सकते हैं अगर आप यहां पर सोच रहे हैं कि वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम जीत सकती है इस मैच को। और खास करके अगर इनकी सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है, तो ना सिर्फ आपकी टीम में सौरभ नेत्रवलकर, जैक एडवर्ड्स जैसे बॉलर होंगे, बल्कि तब आपको अभिषेक परात्कर या इयान हॉलैंड भी, दोनों को भी या तो किसी एक को भी लेकर के जाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में, जहां पर गेंदबाजों के लिए मदद बढ़ जाती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें, और उसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि किसने पावर प्ले में भी और डेथ में भी बॉलिंग करी है, तो वो बॉलर तो 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ बॉलर तो मिडिल ओवर में भी विकेट निकालने में कामयाब हुए हैं। बाकी ये हेड टू हेड के स्टैट्स हैं, ये जो वॉशिंगटन फ्रीडम के प्लेयर है जब कभी भी खेले होंगे सामने वाली टीम के खिलाफ, जो कि आज के इस मैच में खेलेगी इनके खिलाफ, उसके खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस है। तो मिच ओवन के तो हेड टू हेड में कुछ खास नंबर्स हैं नहीं। बाकी सचिन रविंद्र के लॉस एंजलिस के खिलाफ एक मैच में 11 रन है, 1 विकेट है, और मिच ओवन को भी आप इग्नोर कर तो नहीं सकते, नंबर हालांकि नहीं है। बाकी एंड्रिस गॉस के 2 मैच में 55 रन है, 40 का हाईएस्ट स्कोर, 1 मैच खेल करके 3 विकेट है। ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से रन आए नहीं थे चूंकि बैटिंग आई नहीं थी। ग्लेन फिलिप्स के 1 मैच में 29 रन है। बाकी प्लेयर्स के भी नंबर्स या सैंपल साइज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, जिसमें सौरभ नेत्रवलकर के 2 मैच में 5 विकेटें हैं, सारी विकेटें पहली इनिंग की बॉलिंग में आई हैं। बाकी लोकी फर्गूसन के भी 1 मैच में 2 विकेट है, तो निश्चित तौर पर अगर खेलते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन तो बने रहेंगे। लेकिन उसके बाद वेन्यू के नंबर अगर आप देखने आएंगे ना, तो इस मैदान पर, जैसा कि आपको पता होगा, ओकलैंड कोलिजियम के इस मैदान पर पहली बार कोई क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। तो इस सीजन में जो 2 मुकाबले ये टीम खेली है वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम के प्लेयर्स, वही नंबर्स आपको यहाँ पर कंपाइल होकर के दिखाई पड़ेंगे, जो हमने ऑलरेडी रीसेंट फॉर्म में देख लिया है, जहां पर आपने देखा कि इयान हॉलैंड जैसे बॉलर ने 5 विकेटें ले ली 2 मैचेस में, 4 विकेटें ले ली, वहां पर जैक एडवर्ड्स ने 27 रन भी बनाए। और बाकी उन दोनों मैच में क्या परफॉर्मेंस आई है प्लेयर्स के कंपाइल डेटा ग्रुप में, वो सारे नंबर्स आप यहां पर भी देख सकते हैं। बाकी क्लियर तो आप ये कर ही चुके हैं कि क्या परफॉर्मेंस अगले पिछले दोनों मैचेस में आई है, कौन सा प्लेयर कैसा फॉर्म में है, हेड टू हेड के मैच में कैसी परफॉर्मेंस आ चुकी है, और उस सभी डेटा को देखने के बाद वो भी आप समझ चुके हैं कि कौन से प्लेयर डिफरेंशियल और कौन से सेफेस्ट है जिनको हमको टीम में लेकर के जाना है। और इवन ये भी समझ चुके हैं कि इनिंग की बेसिस पर किसको लेकर के जाना है। और उसके बाद प्लेयर बैटल भी देखें, तो प्लेयर बैटल में आप आकर देखेंगे रचिन रविंद्र एक ऐसे प्लेयर है जो ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, बाएं हाथ के तेज बैटर हैं, तो ऑफ स्पिन पर इनका बनेगा भी। और अगर आप देखें तो 151 गेंद पर 161 रन बना करके 9 बार आउट हो चुके हैं टी20 में ऑफ स्पिन बॉलिंग पर। बाकी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी भी इनको परेशान करती है, जिसमें स्पेंसर जॉनसन सामने की टीम में है। हालांकि वो प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे वो भी आगे की बात है। बाकी मिच ओवन भी स्पेंसर जॉनसन पर 1 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो सुनील नरेन पर 4 बार। और ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के ये सभी जानते हैं कि स्पिन बॉलिंग, चाहे वो ऑफ स्पिन हो चाहे लेग स्पिन, और स्पेसिफिकली लेग स्पिन बॉलिंग वो इनको परेशान करती है। बाकी एंड्रिस गोस भी स्पेंसर जॉनसन पर 1 बार सस्ते में आउट हो चुका था। अगर स्पेंसर जॉनसन खेल रहे होंगे प्लेइंग इलेवन के अंदर ना, तो बहुत ही तगड़े डिफरेंशियल प्लेयर बनेंगे। बाकी ग्लेन फिलिप्स भी अली खान पर 1 बार, लेकिन बढ़िया खेले, उनको सुनील नरेन को भी अच्छा खासा पीटा है, और इवन जेसन होल्डर पर भी ठीक ठाक खेल गए हैं। बाकी मुख्तार अहमद, अली खान और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर सस्ते में आउट होते रहे हैं। बाकी ओवर स्पिनर और जैक एडवर्ड्स के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वही बात, एक तो लेग स्पिन बॉलिंग या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, और खास करके बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी, जिसमें आप नाम ले सकते हैं स्पेंसर जॉनसन का जो सामने की टीम में है, और इवन और भी कोई बाएं हाथ का तेज गेंदबाज हुआ ना तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा वॉशिंगटन फ्रीडम की इस टीम के खिलाफ। और लेग स्पिनर तो खास करके, और उसी को देखने के लिए अगर आप आए तो सामने वाली जो दूसरी टीम है यानी कि लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की, तो इनकी तरफ से अगर आप देखेंगे तो आंद्रे फ्लेचर और एलेक्स हेल्स आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। और ध्यान रखिएगा ये टीम 2 मुकाबले खेल चुकी है, दोनों मैचेस गंवा चुकी है। और उन्मुक्त चंद जो पहले एक टाइम पर भारत के अंडर-19 टीम के कप्तान भी रहे हैं, ये नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। बाकी नीतीश कुमार है, सैफ बदन है, मैथ्यू ट्रम्प है, बाकी आंद्रे रसल, सुनील नरेन है, सैडली वान स्कैलक्विक है, बाकी अली खान और तनवीर संघा। और इस टीम के अंदर जैसा कि आपने पिछली वाली टीम का क्या देखा कि लेग स्पिनर उस टीम के खिलाफ काफी कामयाब होते रहेंगे या रहे हैं, और उसमें देखेंगे तो तनवीर संघा के एक नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही लेग स्पिन बॉलर है, बहुत ही अच्छे टैलेंट हैं। इवन सुनील नरेन भी हैं
जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, और बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी कोई ऑप्शन अगर आप देखें प्लेइंग 11 के अंदर तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि स्पेंसर जॉनसन होंगे एक ऑप्शन जो कि बेंच पर फिलहाल बैठे हैं, अगर खेलते हैं तो एक बहुत ही तगड़े ऑप्शन होंगे। और इवन डोमिनिक ड्रेक्स भी एक नाम है जो कि मुझे लगता नहीं कि खेल पाएंगे, लेकिन जो ऑप्शन है बेंच पर वो भी आप देख सकते हो। और पिछले दोनों मैच में जो ये टीम हार करके आई है ना, उसमें इनकी बॉलिंग कैसी रही है, जिसमें आपने देखा कि अली खान पिछले दोनों मैच में 4-4 ओवर करते दिखाई पड़े हैं। सैडली वान स्कैलक्विक भी 3 से 4 ओवर तो करके देंगे ही। इसके बाद आंद्रे रसेल भी 4-4 ओवर पिछले दोनों मैच में करते दिखाई पड़े हैं, जो इन्होंने आईपीएल में भी नहीं किया था। इसके बाद सुनील नरेन भी पूरे 4-4 ओवर, तनवीर संघा भी पूरे 4-4 ओवर कर रहे हैं। तो यही 5 इनके मेन बॉलर्स हैं, जिसमें कभी कभार किसी का एक ओवर कम होगा तो वो सैफ बदर के पास या मैथ्यू ट्रॉम के पास जा सकता है, जो कि पार्ट टाइमर्स हैं, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये तो आपने देखा कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा इस पूरी टीम का, बॉलर्स कितने इंपॉर्टेंट है कौन से, और क्या बैटिंग ऑर्डर रहेगा। बाकी करियर भी अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, और इस पूरे करियर को देखने के बाद इसमें लोकल प्लेयर्स के ही बारे में जानना जरूरी है, उसका सारा डेटा मैंने पीछे दिया था। बाकी पिछले दोनों मैच में परफॉर्मेंस जो आई है उसको देखते हुए, और उसके पहले भी कैसे फॉर्म में ये टीम रही है या प्लेयर्स इनके कैसे फॉर्म में रहे हैं उसको देखने के अगर पाए, तो आंद्रे फ्लेचर है भी एक हिट एंड मिस प्लेयर। अगर आप देखें तो पिछले दोनों मैच में नहीं चले, और इवन उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के जो हिट एंड मिस प्लेयर होते हैं वो कभी कभार एक आध अच्छी पारी खेल करके दे देंगे, बाकी अगले 4-5 मैच में आपको फ्लॉप होते ही दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद एलेक्स हेल्स भी कुछ उसी तरीके के प्लेयर है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में डेफिनेट तौर पर ये आंद्रे फ्लेचर से बेटर ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि उसके पहले तो अच्छे फॉर्म में थे, तो एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं आज के इस मैच में। बाकी उन्मुख चंद जिन्होंने पहले मैच में काफी शानदार एक 53 रन की पारी खेली थी, फिर दूसरे मैच में 22 रन की पारी खेली, यहां पर अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर एक अच्छे फॉर्म में प्लेयर दिखाई पड़े हैं। बाकी नीतीश कुमार जो एक और लोकल प्लेयर है, कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, सैफ बदर भी कुछ खास कर नहीं पाए हैं बल्ले से, और इवन बॉलिंग से तो ओवर भी केवल 2 मैच में एक ही ओवर मिला है। मैथ्यू ट्रॉम भी कुछ उसी तरीके के प्लेयर है, हालांकि बल्ले से दोनों मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, 23 और 41 रन की पारियां। इसके बाद आंद्रे रसेल, और ध्यान रखिएगा मैथ्यू ट्रॉम पे एक अच्छे डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन बनेंगे, जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इनसे 101 से 2 ओवर कराया जा सकता है। तो ग्रैंड लीग में जरूर एक तगड़े ऑप्शन बनेंगे। इवन सैफ बदर से भी बेहतर ऑप्शन में इनको मान करके चलूंगा। सैफ बदर भी एक लेग स्पिन बॉलर हैं, वो भी एक अच्छे ग्रैंड लीग के ऑप्शन बन सकता है, लेकिन उनसे बेहतर ऑप्शन में मैथ्यू ट्रॉम को सजेस्ट करूंगा। स्पेसिफिकली अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है, पहली इनिंग की बॉलिंग है, तो निश्चित तौर पर सैफ बदर भी, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों प्लेयर ग्रैंड लीग में ट्राई किए जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। बाकी रसेल की बात करें तो दोनों मैच में 4-4 ओवर की बॉलिंग, एक एक विकेट भी लेकर के गए हैं। बैटिंग से तो यूटिलिटी देते ही, हालांकि रन अभी तक बने नहीं है। सुनील नरेन विकेट एक ही मिला है दोनों मैच में, बल्ले से भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट तो रहेंगे, इसको लेकर के कोई डाउट है नहीं। और जैसी पिच यहां पर देखने को मिलने वाली है ना, उस तरीके की पिच पर सैडली वान स्कैलक्विक जैसे बॉलर को आप इग्नोर कर नहीं सकते, जो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। अभी तक 4 विकेट ले भी चुके हैं। और उसके बाद बात करें तो अली खान के 2 मैच में 2 विकेट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और तनवीर संघा, इनको तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। तो अगर आप देखें तो एक कॉन्ट्रास्ट सा दिखाई पड़ता है, सामने की टीम की जो बैटिंग है उसको आप हैवीली देखेंगे, वहीं से आप बैटिंग को ही पिक करेंगे ज्यादातर प्लेयर्स को, और जब इस टीम की तरफ आएंगे ना, तो इस टीम की तरफ से आप ज्यादातर बॉलर्स पिक करने की कोशिश करेंगे, जैसी परफॉर्मेंस अभी तक निकल करके आई है। बाकी यहाँ पर जो बेंच है उसके भी नंबर्स आप देख सकते हैं प्लेयर्स के, जिसमें ज्यादातर प्लेयर पहुंच चुके हैं, टीम को ज्वाइन भी कर चुके हैं, जिसमें रसेल तो खेलते ही दिखाई पड़ गए। बाकी इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि लॉस एंजलिस के प्लेयर वाशिंगटन के खिलाफ जब भी खेले T20 फॉर्मेट में, उन्मुख चंद के 2 मैच में केवल 19 रन है, नीतीश कुमार के 2 मैच में 20 रन है, सैफ बदर के 1 मैच में 35 रन है। और ध्यान रखिएगा सैफ बदर ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे, इवन मैथ्यू ट्रॉम्प भी। इसके साथ साथ बात करें तो आंद्रे रसेल के 2 मैच में 90 रन है, 70 का हाईएस्ट स्कोर है, विकेट तो नहीं है, लेकिन बाकी प्लेयर जिसमें सैडली वान स्कैलक्विक है, अली खान है, या बाकी नीचे देखेंगे तो स्पेंसर जॉनसन भी है, 2 मैच में 2 विकेट। सैंपल साइज बहुत छोटा है, ओवरऑल सीजन ही तीसरा चल रहा है, तो ज्यादा मैचेस हुए नहीं है, लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही था कि प्लेयर्स की क्या यूटिलिटी है, बैटिंग ऑर्डर में वो कहां पर आते हैं, बॉलिंग करते हैं तो कहां पर और कितने ज्यादा ओवर्स करते हैं, वहीं पर सब कुछ आप चीज पीछे देख भी चुके हैं, और उसमें उनका फॉर्म कैसा है। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू के जो आंकड़े हैं ना, वो काफी हद तक एक फॉर्मेलिटी ही है उसको देखना, जो कि वेन्यू के भी आंकड़े उसी पिछले 2 मैच के देखने को मिलेंगे, चूंकि पहली बार इस मैदान पर कोई क्रिकेट मैच हो भी रहा है, तो उसका कंपाइल डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक और चीज जो आप सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे ना, कि प्लेइंग 11 में बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बॉलर्स कितने ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्म कैसा है, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्लेयर बैटल, जिससे आपको ये पता चलता है कि इनकी क्या वीकनेसेस हैं बैटिंग लाइनअप की, जिसमें आप देखेंगे कि आंद्रे फ्लेचर और वैसे भी कोई भी वेस्ट इंडियन प्लेयर हो, उसके सामने लेग स्पिनर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और इवन किसी भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग को आप उसके खिलाफ ट्राई कर सकते हैं, जिसमें देखेंगे आप आंद्रे फ्लेचर को कि जेसन बेरेंडॉर्फ
मिरांडोफ की बाईं हाथ की तेज गेंदबाजी पर एक बार आउट हो चुके हैं सस्ते में। लेग स्पिन पर तो 26 बार आउट हुए हैं और वो भी केवल 492 गेंदों पर। तो आप समझ सकते हैं। बाकी एलेक्स हेल्स की बात करें तो ये मैक्सवेल पर एक बार फंसे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर रन्स भी बना है। बाकी जेसन मिरांडोफ की बाईं हाथ की तेज गेंदबाजी पर फंसे हैं। जैक एडवर्ड्स पर भी एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी नीतीश कुमार, ग्लेन मैक्सवेल पर एक बार आउट हो चुके हैं। उन्मुख चंद की बात करें तो ये भी लेग स्पिन और ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। बाकी सौरभ नेत्रवलकर की बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी भी इनको परेशान कर चुकी है। तो साथ साथ आप ये देखते जा रहे हैं कि स्पिन के खिलाफ तो दिक्कतें हैं, साथ ही साथ बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इस टीम के खिलाफ भी काम आती है। बाकी सैफ बदर हो गए, मैथ्यू ट्रॉम का तो कोई डेटा मिलेगा नहीं। नेत्रवलकर भी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर फंस चुके हैं और खास करके यहाँ पर सुनील नारायण की बात कर रहे हैं ना, तो किसी भी पटकी हुई गेंद पर दिक्कत में आते हैं। बाकी रसेल, इनको तो कोई भी स्पिनर आउट कर देता है आजकल, खास करके लेग स्पिनर, जिसमें फिलहाल जो सामने की टीम में बॉलर्स जेसन मिरांडोफ और ग्लेन मैक्सवेल को ऑलरेडी आउट कर चुके हैं। और रिसेंटली अपने आईपीएल में भी देखा होगा कि इवन इनको जब बहुत बुरे फॉर्म में चल रहे थे जो आरसीबी के लेग स्पिनर थे, उन्होंने भी आकर के इनको आउट कर दिया था। तो निश्चित तौर पर वो इनकी एक कमजोरी रही है। बाकी ये पूरे वीडियो को देखने के बाद जो चीजें हमने समझी हैं कि वाशिंगटन फ्रीडम की बैटिंग और लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की बॉलिंग, ये जो दोनों टीमों के आपस की जो मजबूती है, और उसके इधर लॉस एंजलिस की बैटिंग जो उनकी कमजोरी है, और सामने वाली जो वाशिंगटन फ्रीडम की टीम है उनकी बॉलिंग थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी कम है, और साथ ही साथ निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं उनकी कमजोरी है। उसके बावजूद ये समझ पाना अभी के लिए कि कौन सी टीम इस मैच की फेवरेट होगी, जीत सकती है, वो मुश्किल है। चूंकि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वही सब कुछ यहाँ पर तय करता है। तो टॉस के बाद चीजें तय होंगी, उसकी बेसिस पर टीम बनेगी। लेकिन फिलहाल देखेंगे तो मिच ओवेन और साथ ही साथ सचिन रविंद्र दो सबसे बेस्ट या कॉमन कप्तान है, वस कप्तान के ऑप्शन है। तो लोग ज्यादातर वाशिंगटन फ्रीडम को ही फेवर करके टीम बनाएंगे। लेकिन उसी में आंद्रे रसेल, जैक एडवर्ड्स और एलेक्स हेल्स भी तीन बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं, और कुछ ग्रैंड लीग के प्लेयर्स तो आपको मैंने बताए ही। और फिलहाल के लिए क्या हमारी फाइनल टीम बनेगी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, क्योंकि टॉस देखना बहुत जरूरी है। तो जो भी पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम हमारी होगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा टॉस के बाद, जिसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन हुआ कमेंट है वहां पर दिया हुआ है। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।